नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एलसीसी इन्फोटेक लिमिटेड इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस कंपनी का जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट की नज़र से किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकता है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए हमें कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, जैसे कि कंपनी कौन से बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी का कैश फ्लोज कैसा है, कंपनी के डेप्टर डेज कैसे है, और साथ ही में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है, इन सब के बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इस कंपनी की जो करंट ग्रोथ है वो कैसी हो रही है और हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एलसीसी इन्फोटेक ये कंपनी और साथ ही में इन्हेंसिंग वर्कफोर्स टैलेंट अक्रॉस कंट्री में करती है, और साथ ही में ये कंपनी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस है उसमें भी काम करती है। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कन्वर्ट्स है उससे रिलेटेड देखने को मिला है। और आईटी सेक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है। तो इसी वजह से एलसीसी इन्फोटेक ये कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। लेकिन सिर्फ कंपनी आईटी सेगमेंट में काम करती है, इसकी वजह से हम ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि उसमें कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, और उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है। और इस बिज़नेस के बाद हम कंपनी के रिलेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 6 सालों का कंपनी का जो डाटा है वो हम देखेंगे। और उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। और इसके लिए कंपनी का सेल्स अगर मार्च 18 में देखेंगे तो 10 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल 11 करोड़ का रहा। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंटिन्यूस हमें डाउन होते हुए देखने को मिली। और ये मार्च 20 में 4 करोड़, मार्च 21 में 0.02, मार्च 22 में 1.16 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 0.48 देखने को मिला है। तो एटलीस्ट मार्च 18 और 19 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला था। लेकिन मार्च 20 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत ही बड़ा और कंटिन्यूस ड्रॉप देखने को मिला। और इसी रीज़न की वजह से पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -36.9% से हुई, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस को बहुत ही ख़राब करता है। और इसी वजह से इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें इस कंपनी के बिजनेस के नज़र से बहुत ही ख़राब देखने को मिली है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18-19 में एटलीस्ट कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा था, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल देखने को मिली थी। लेकिन 21-22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो बढ़े। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पहले प्रॉफिट में देखने को मिला था, वो इन 3 सालों में हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कंपनी मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इससे पहले 3 सालों में प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिला था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों के अगर हम पिछले 3 सालों के नंबर देखेंगे तो ये हमें लॉस मेकिंग देखने को मिले। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत ही पुअर इन 3 सालों में हुई है। और साथ ही में इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें गेन होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी को बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिव एक्सपेंस कंट्रोल में करने पड़ेंगे, ताकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जिसमें कंपनी का मार्च 18 में नेट प्रॉफिट -0.03 था, जो कि इसके अगले साल -0.02 देखने को मिला। इसके अगले साल -0.03, इसके अगले साल -1.50, इसके बाद -0.74 मार्च 22 में देखने को मिला और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में -1.23। तो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो कंपनी हर साल हमें नेट प्रॉफिट में लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और साथ ही में कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक जीरो या फिर माइनस में ही देखने को मिला है, जो कि ये भी कंपनी के
बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने कंपनी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देखी है उसमें इस कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो -36% से डाउन हुई है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो पिछले 3 सालों में बढ़े, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी पिछले 3 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से ये बहुत ही नेगेटिव साइन हमें देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 22 में 30 करोड़ के है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो बोरेंग्स है वो 3.44 करोड़ का है। तो इस कंपनी का जो बोरेंग्स है 3 करोड़ का है, उसके कंपेरेटिवली 10 टाइम्स कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही स्ट्रांग बना रहा है। और इन्वेस्टमेंट के नज़र से भी हमें ये बहुत ही अच्छी बात देखने को मिली। लेकिन साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व पिछले कुछ समय से कम हो रहा है और कंपनी के ऊपर का बोरेंग्स बढ़ रहा है, वो कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा अगर हमें कंटिन्यूस होते हुए देखने को मिलेगा तो कंपनी का जो बोरेंग्स है वो हमें रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा भी होते हुए देखने को मिल सकता है, जिस रीज़न की वजह से कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा और कंपनी की बैलेंस शीट है वो हमें वीक होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से फिलहाल कंपनी के जो रिजर्व है वो बहुत ही अच्छे है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरेंग्स है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को स्ट्रांग बना रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो मार्च 18 में -0.18 था, जो कि इसके बाद -0.02, इसके अगले साल मार्च 20 में -0.05, मार्च 21 में -0.02 और मार्च 22 में अभी अगर हम देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी का प्लस में जनरेट हुआ है। तो पिछले अगर हम 5 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो सिर्फ अभी मार्च 22 में कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, जो कि कंपनी इसको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही अच्छी कोशिश कर रही है। लेकिन अभी भी हम इस कंपनी के नेट कैश फ्लो के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती कि कंपनी मैक्सिमम टाइम अपना जो नेट कैश फ्लो है वो मार्च 22 में जैसे कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है वैसा कर सकती, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो एक साल कंपनी ने पॉजिटिव में ज़रूर जनरेट किया था, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 3 से लेकर 4 साल में लॉस में जाता है। और इसी रीज़न की वजह से हम कंपनी के ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कंपनी कंटिन्यूस नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट कर पाएगी। लेकिन अभी कंपनी का नेट कैश फ्लो सिर्फ एक साल में प्लस में जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि मार्च 22 में 6179 है और उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में 3 लाख के ऊपर कंपनी के डेप्टर डेज थे, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी ने मार्च 22 में ये ज़रूर कम किए, लेकिन अभी भी कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 6000 के ऊपर है, जो कि इतने जो हाई डेप्टर डेज किसी भी कंपनी के होते हैं वो कंपनी कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं कर पाती। और इसी वजह से इस कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंपनी को जल्दी कम करने पड़ेंगे ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो फिलहाल कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो भी हमें बहुत ही ख़राब देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का आरओसी अगर हम देखेंगे तो इसके परसेंटेज है वो हमें मैक्सिमम टाइम अभी भी बहुत ही कम और माइनस में देखने को मिले, जो कि इसमें भी कंपनी को आने वाले समय में बहुत ही इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर के पास 45.84% की हिस्सेदारी है और उसके साथ ही में एफ के पास 0.08% की हिस्सेदारी है और डीएस के पास अगर हम देखेंगे तो 0 और पब्लिक के पास 54.07% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है और उनके कंपेरेटिवली प्रमोटर के पास इस कंपनी के कम हिस्सेदारी हमें देखने को मिले, जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बना सकता है। और साथ ही में कंपनी में जैसे जैसे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो हमें धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिली है और ऐसा ही हमें कंटिन्यूस आने वाले समय में देखने को मिलता है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें और अनस्टेबल होते हुए देखने को मिलेगा और इसी वजह से कंपनी में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है वो उनको रोकना पड़ेगा। तो इसी वजह से कंपनी में प्रमोटर को अपनी जो हिस्सेदारी कम हो रही है वो स्टॉप करना पड़ेगा और एक स्टेबल हिस्सेदारी इस कंपनी में कंटिन्यूस रखना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो और उसके बाद ही हमें इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। तो एलसीसी इन्फोटेक ये कंपनी आईटी सॉफ्टवेयर सेगमेंट में ज़रूर काम करती है, लेकिन कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी सभी सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस परफॉर्मेंस डाउन कर रही है और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है
वो पिछले 6 सालों में कंटिन्यूस लॉस कर रहा है और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस कंपनी में अभी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी हमें स्ट्रांग ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ कंपनी एक ही सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो पूरे कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें टर्न अराउंड होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपनी को सभी सेगमेंट में परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम लॉस मेकिंग है। कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो बहुत ही हाई है और साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो अभी भी पब्लिक के कंपेरेटिवली कम है, जो कि कंपनी को अनस्टेबल बना सकता है। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी को मैक्सिमम अपने जो परफॉर्मेंस है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का कैश फ्लोज, डेप्टर डेज और शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इन सब में अच्छा टर्न अराउंड करके इनमें अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। और स्पेशली कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में एटलीस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी जो लॉस मेकिंग है और कंपनी मैक्सिमम सेगमेंट में लॉस कर रही है और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है, इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। और जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होते तब तक हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।